Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 29 फरवरी न्यूज़पेपर। वरदान बनी शैवाल की खेती। शैवाल कोरल रीफ बोलते हैं उनको, जो समुद्र के किनारे पर पाई जाती है। अगर हम इनकी बात करें तो ये जड़, तना और पत्ती विहीन वनस्पति होती है, जो कि 90% प्रकाश संश्लेषण करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, जिसके द्वारा ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो भारत में 2021 में समुद्र शैवाल सीवीड मिशन शुरू किया गया था। क्योंकि जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें फाइबर, आयोडीन, विटामिन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जब आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 100 लाख हेक्टेयर या 5% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर इनकी खेती की जा सकती है, जिससे 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। उससे जीडीपी इंक्रीज होगी, समुद्र का जो उत्पादन वृद्धि है वो बढ़ेगी, और ये कार्बन को एब्जॉर्व करने में बहुत हेल्पफुल है। तो लाखों टन कार्बन को एब्जॉर्व कर सकते हैं, जिससे जो कार्बन इमल्शन वाली प्रॉब्लम है वो भी सोल्व होगी। इसके अलावा जब हम और वर्ल्ड में देखते हैं तो इसका उत्पादन 320 लाख टन किया जाता है, जिसमें 12 अरब डॉलर का टोटल इनका प्रोडक्शन होता है। भारत की बात करें तो 0.01% से लेकर 0.02% के आसपास तक भारत इसका उत्पादन करता है। अगर हम चीन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है, 57%। इसके अलावा इंडोनेशिया, जापान द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है रंग में, शैम्पू में, टूथपेस्ट में, चमड़े की सफाई में, दूध उद्योग में, डबल रोटी में, जूतों की पॉलिश में, ब्रश में, इन सब चीजों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इनको जो सामग्री है, इनकी औषधि बनाने में, मेडिसिन में यूज की जाती है। जो इनके अंदर पोषक तत्व मिलते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इनका उपयोग जैविक उर्वरक बनाने में भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उनको इनसे बदला जा सकता है, जो कि मिट्टी का जो हनन होता है उसको बचा सकता है। इनकी खेती गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के तटवर्ती इलाकों में की जा सकती है। इसके अलावा केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है इनको। इसमें जब ये पानी के ऊपर हो जाते हैं उसकी वजह से जो नीचे मछली, घोंगा, इन सब की नर्सरी, इनको भी पाला जा सकता है, जिसकी वजह से वो उचित स्थिति बन जाती है। तमिलनाडु में इस प्रकार की खेती की जाती है और गुजरात के कच्छ में इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम संसाधन उनकी बात करें जो अनुसंधान इसमें है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान इस कार्य को कर रहा है। इसमें कार्बन डाई का अवशोषण किया जाता है, और ये पर्यावरण हितैषी होते हैं। तो जैव ईंधन के रूप में, फॉसिल फ्यूल के यूज के रूप में भी इन्हें अपनाया जा सकता है, जो कि कम कार्बन इमिशन करते हैं, और एथेनॉल के रूप में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। और इससे एनवायरमेंट भी जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, तो उसको इसलिए भी इनको और बढ़ाया जा सकता है। 0.01 से उसकी प्रतिशत को महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि 7500 किलोमीटर की तटवर्ती क्षेत्र है भारत का। तो उसमें इनका प्रयोग किया जा सकता है, ताकि पोल्यूशन में और कार्बन इमल्शन जो 2070 का नेट जीरो कार्बन का टारगेट है वो पूरा किया जा सके। कल्पमेदा, हमारी सर्वोच्च सभ्यता में भी मनुष्य अभावों में मरते थे। इसका कारण प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य का अन्याय है। हेनरी जॉर्ज। आप में से कोई कुछ ऐड करेगा इसमें? यहाँ ग्रीड की बात की जा सकती है कि एक मनुष्य के पास इतना है जिसकी कोई गिनती नहीं है, दूसरे के पास बहुत ज्यादा है। तो प्रकृति में जो है उसका संतुलन है, लेकिन जिसको जितनी जरूरत है वो उतना प्रयोग करे। तो मनुष्य का जो अन्याय है, एक के पास बहुत अधिक, एक के पास बहुत कम, या एक बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है, दूसरे का अति से ज्यादा शोषण हो रहा है। तो उस चीज को यहाँ कहा गया है कि सभ्यता में अभाव का कारण मनुष्य है, प्रकृति नहीं। 6 बड़े नदी बेसिन की होगी सफाई, तो गंगा नदी की तर्ज पर किया जाएगा। नदी का नाम है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, महानदी। तो इनको आईआईटी, दो दो आईआईटी को बांटा गया है, ताकि जैसे नर्मदा नदी की बात करें तो उसकी सफाई का काम दिया गया है आईआईटी इंदौर और गांधीनगर आईआईटी को। गोदावरी बेसिन के प्रबंधन के लिए आईआईटी हैदराबाद और नागपुर का काम दिया गया है। कावेरी के लिए बेंगलुरु और त्रिची आईआईटी को काम दिया गया है। पेनियार के लिए जो बेसिन की साफ कराई गई है, पलक्कड़ और कालकी, इस तरह से अलग अलग आईआईटी संस्थानों को बांटा गया है, ताकि वो नदी बेसिन की सफाई करे और जल को सुरक्षित रखा जा सके। 2019 में प्रोग्राम घोषित किया गया था, नदी संरक्षण। ओके। तो
दिस आर्टिकल मेनली टॉक्स अबाउट के जो अर्ली केयर और कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन होती है, यानी कि चाइल्डहुड में 0 से लेकर के 1 से लेकर 6 इयर्स तक, उसको गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में जो अभी करंटली ये एज ग्रुप है, यही जाके 47 के आसपास जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको कंप्राइज करेगा। आर्टिकल में काफी सारे चैलेंजेस की बात करी हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट में। जैसे अगर हम देखते हैं कि जो ये सेक्टर है ईसीसीई का, जैसे कि आंगनवाड़ी में होता है, तो जो विमेन होती हैं वो लीड करती हैं इसको, तो ये काफी अच्छा एक स्टेप हो सकता है फॉर द विमेन लेड डेवलपमेंट। एंड चैलेंजेस यहाँ पे क्या क्या है कि जो इनकम है आंगनवाड़ी वर्कर्स की वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की होनी चाहिए। देन जो ये सेक्टर है ये फिलहाल गवर्नमेंट का है, जो पब्लिकली हम इसको लीड कर रहे हैं आंगनवाड़ी को। तो प्राइवेट का जो सेक्टर है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्राइमरी प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं वो बहुत ज्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी में फोकस दोनों पे जाता है, न्यूट्रिशन पे भी और एजुकेशन पे भी, जिसकी वजह से जो एजुकेशन के ऊपर फोकस होता है वो कम हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वैक्सीन और उन सब में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, मॉनेटरी उसमें भी और टाइम की इन्वेस्टमेंट में भी। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट ही प्री प्राइमरी एजुकेशन दे बच्चों को। तो इसको मैनेज करने के लिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड और ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चाहिए, स्टाफ और ज्यादा होना चाहिए टू प्रमोट दिस। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें हम दो एस्पेक्ट की बात करते हैं एज आई जस्ट मेंशन, कि न्यूट्रिशन प्लस एजुकेशन दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन होएगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी एजुकेशन में। और बेसिक ही अगर लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी बेसिक स्टेज से ही, तो फ्यूचर में भी हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट जिन बच्चों को हु रिसीव हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दे ग्रो इनटू लेस वायलेंट अडल्ट्स। जो उनका सोशियो इमोशनल स्किल्स होते हैं, यानी सामाजिक और भावनात्मक, वो और ज्यादा बेटर तरीके से डेवलप हो पाती हैं, और बाद में जो सुसाइडल टेंडेंसीज ये सब है इनमें भी उनको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। उनका जो कॉग्निटिव है, यानी कि मस्तिष्क जो हम बोलते हैं, वो भी बेटर तरीके से डेवलप होता है अर्ली स्टेज से। इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले निपुण भारत की हम बात करते हैं, यानी कि लिटरेसी और मैथमेटिकल यानी कि न्यूमरेसी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए, अगर हम हायर स्टडीज की बात ना करें तब भी। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत। फिर पोषण भी पढ़ाई भी, एज आई जस्ट मेंशन द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये करा था इसी सिस्टम को, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबसे पहले होलिस्टिक हो गया कि जितने भी जैसे कि एजुकेशन को भी हम कंसिडर करें, हेल्थ को भी, सब चीज को लेकर के चलना है। प्लस इंक्लूसिविटी, कि सारे जो स्टार्टा हैं उनके बच्चे, सारे कल्चर्स के सारे जो कास्ट है सबके बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं। देन लेटर ऑन यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं कि कितना डेवल्यूशन है फंड्स का, जैसे सेंटर स्टेट जो फिस्कल ट्रांसफर्स है, तो कंपेयर करके बता रखा है कि ज्यादा है वो जो रूरल रोड के डेवलपमेंट्स हैं उनसे ज्यादा, इरिगेशन में जो हो रहा है उन सबसे ज्यादा। देन एज आई जस्ट मेंशन कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स होते हैं, मोटर यानी कि फिजिकल स्किल्स, तो उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। देन ये आंगनवाड़ी सिस्टम जो होता है डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि पब्लिक प्रोविजनिंग सिस्टम होता है ये। एंड यहाँ पर अगेन, जैसे कि फ्यूचर में जो ये बच्चे होंगे, दे विल कॉन्स्टिट्यूट द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द ईयर 2047। इसीलिए अभी से ही इनका अर्ली इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी पर भी, कि कैसे इनको टेक्स्ट बुक मटेरियल मिल रहा है, कैसे इनकी टीचर्स हैं, व्हाट इज द क्वालिटी। दिस वाज ओवरऑल इन दिस आर्टिकल। तो इसमें अगर की हाईलाइट बोला जाए कि द फैक्ट नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड,
फर्स्ट इज 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर। सेकंड, आंगनवाड़ी सिस्टम को 21,000 करोड़ हर साल एलोकेट होता है। एंड थर्ड वुड बी निपुण भारत फॉर द बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फोर्थ वुड बी कि जो भी हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इसमें बोला कि ईईसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अगर अच्छा से होता है तो लेस वायलेंट एडल्ट, जो सब समाज में जो वायलेंस है या फिर मेंटल हेल्थ क्राइसिस है वो प्रिवेंट हो सकता है। ये अच्छा कंटेंट। Next is regarding the Nepal-India official dialogue, silent and landmark Pancheshwar project. तो ये आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि ऑल्दो इंडिया और नेपाल के टाइज काफी अच्छे हैं, लाइक टूरिज्म की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डायस्पोरा एजुकेशन का जो एक्सचेंज हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, इन सब की बात करें तो रिलेशंस आर प्रिटी गुड। बट जो ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट है, ये एक टर्म होती है कि वाइट एलिफेंट इन द रूम, यानी कि जो मेन चीज है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसमें दिस इज अ प्रोजेक्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर और जनरेशन से रिलेटेड, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और ये महाकाली रिवर है जो बॉर्डर करती है नेपाल को और इंडिया को, तो उसके रिलेशन में है। एंड अगर रीजंस देखे जाए तो क्यों मतलब इसको अभी फिलहाल रोका हुआ है, तो शेयर का ही डिस्प्यूट चल रहा है, बिकॉज नेपाल को लगता है कि इंडिया इससे ज्यादा बेनिफिट करेगा। एंड प्लस जैसे वाटर की बात होती है, यहाँ पे एक टर्म लिखे बहुत अच्छी कि वाटर इज द वाइट गोल्ड, यानी कि फिलहाल जो इतना ड्रॉट की कंडीशंस आ रही हैं और अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट हो रहा है, मॉनसून डेफिसिट हो रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पानी का शेयर एक कंट्री के लिए होना। दैट इज द रीजन वाई काठमांडू यानी कि नेपाल फील्स के जो नेगोशिएशन है वो ज्यादा टिल्ट होना चाहिए टुवर्ड्स नेपाल साइड, चाहे वो शेयर की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेस्टमेंट की या हर चीज की। तो इसमें बोले हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट की हाईलाइट प्रवेश। तो इसमें मैं हाईलाइट करूंगा कि जो इंडिया और नेपाल है उसमें इंडिया गिव्स अ जॉब सिक्योरिटी फॉर द नेपालीज पीपल। इंडिया में आते हैं उनका एक तरह से ब्यूरोक्रेसी भी ट्रेनिंग होता है। दूसरे गुरखास का आपका एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन द आर्म्ड फोर्सेस। थर्ड वुड बी रिगार्डिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्योंकि नेपाल इज इन द हिली टेरेन रीजन, जियोथर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसमें एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ वुड बी द कल्चर कनेक्ट, द बर्थ प्लेस ऑफ सीता, फिर बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, उसी कारण एक कल्चर कनेक्ट है, टूरिज्म में। तो ये सब एग्जाम्पल है। और कुछ इश्यूज है नेपाल के बीच में, नेपाल ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस द टू एशियन जाइंट। सेकेंड वुड बी और इसी के साथ आई वुड लाइक टू ऐड 2 points that in India the pro-India is the Eastern Nepal that is dominated by Madhesi community, that is a tribal and sub-tribal community, जिसका हम देखते हैं जो हमारे लोकल जॉब्स है उसके अंदर भी नेपाली, IMA OTA जैसे जो मिलिट्री एकेडमीज हैं वहां भी मधेसियों को ट्रेनिंग मिलती है टू द डिफेंस फोर्सेस। इसके बाद जो कल्चरल एक्सचेंज होते हैं कंट्रीज के बीच में उनमें भी मधेसी जो कम्युनिटी है वो इंडिया को सपोर्ट करती है। जब हम बात करते हैं लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काली रिवर ट्रीटी, तो इन सब के ऊपर भी जो मधेसी रीजन है, जो ईस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल है, दैट टेक्स द साइड ऑफ इंडिया। और वो बोलते हैं कि बड़ा भाई एटीट्यूड जो है इंडिया का सही है, क्योंकि हम बफर स्टेट है, चाइना से हमारे को हमेशा बचाया है इंडिया ने। लेकिन जो एरिया है दैट इज डोमिनेटेड बाय राणा कम्युनिटी इन द नेपाल पॉलिटिक्स। जब हम बात करते हैं कि एपी, ओली, प्रचंडा, ये सारे राणा कम्युनिटी से आते हैं वेस्टर्न सेक्शन से, तो दैट इज हाईली डेवलप्ड एरिया। तो वो कहीं हमें चाइना की तरफ धकेलता है। तो attitude and should try to recognize Nepal as an independent republic and takes its regional interest within the
within the ambit of the Indian foreign policy. That is the energetic foreign policy if we talk about the Modi government 2.0. और यहाँ पे क्या थोड़ी इंफॉर्मेशन ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में बता सकते हो अबाउट इट्स बैकग्राउंड? Ashik will tell about Treaty of Sagoli. ट्रीटी ऑफ सगोली की बात किया जाए तो 1816 में हुआ था। एंग्लो जब एंग्लो ने ब्रिटिश और नेपाल जो हैं? उसमें Anglo British, नहीं, एंग्लो ब्रिटिश नहीं, Anglo ब्रिटिश Nepalese War. एंग्लो नेपालीज वॉर, एंग्लो, हाँ यस, एंग्लो नेपालीज वॉर। तो 1816 में साइन हुआ था, जिसमें वो नेपालीज के जो किंग थे वो हार गए थे और उनको देना पड़ा था सिक्किम। सिक्किम फिर हिली रीजन ऑफ द कुमाऊं, शिमला अराउंड बेल्ट, उनको देना पड़ा। गुरखास वे इंक्लूडेड इनटू हाँ, सर्विस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। टीटो सीगोली 1816। बिल्कुल। कमांडर थे अमर सिंह थापा, नेपालीज कमांडर अमर सिंह थापा। एक तरीके से जो बाउंड्री है, आप कह सकते हैं इंडिया नेपाल, और नेपाल धीरे धीरे इट वाज पार्ट ऑफ ऑब्वियसली ब्रिटिश क्राउन, बट नेपाल वाज नेवर ऑक्यूपाइड. It always remained as a kind of British created a kind of zone, buffer zone with it. But a resident was placed at Kathmandu. That's what we can say. Yes. Please move. Thank you. South Korea president to visit India this year. India South Korea relationship. India has stood beside South Korea during 1951 war, and उसके बाद से India South Korea have shared relationship in various areas, right from agriculture export, textile, tourism, और जो कल्चरल कनेक्ट, सियोल एंड न्यू दिल्ली, सियोल एंड बनारस एक्सेप्ट। और दूसरा कि अयोध्या एंड सियोल, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि साउथ कोरिया में प्रिंसेस थी, शी वाज फ्रॉम इंडिया। तो विथ रिगार्डिंग टू ट्रेड, तो जो ट्रेड का रिलेशनशिप है, इट इज इंक्रीजिंग टू सीपा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो नेगोशिएशन अभी उस पर चल रहा है अभी बात। During the draft round talks of CEPA upgrade held in January in Delhi, negotiators on both sides have committed to conclude talks within this year. तो फर्दर कोरिया के लिए क्या इशू है वहां पर? इंडो पैसिफिक रीजन, पहला तो नॉर्थ कोरिया से थ्रेट है उनको, क्योंकि हैवी मिलिटराइज जोन है 38 पैरेलल। तो उसमें एक सेकंड इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज इंट्रूजन इनटू द EEZ ऑफ साउथ कोरिया, उस पर एक चैलेंज होता है। तो South Korea needs an important collective security mechanism, both in the Indian Ocean and also in the Pacific region, South China Sea, East China Sea. उसके लिए वो भी बोलते हैं कि मुझे भी क्वाड में शामिल होना, 2+2 डायलॉग क्वाड में, और बाकी जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है टू कंटेन चाइना, फॉर एग्जांपल IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें भी वो शामिल होना चाहते हैं। एंड यहाँ पे हम बात And कर सकते हैं secondly, you can say about THAAD system, THAAD military, THAAD missile system, which had been there. It was asked in prelims also. थर्ड Then सर वो in con क्या? थर्ड इजराइल के थर्ड मिसाइल, नहीं नहीं, USA THAAD का is not है, Israel. USA के US का है और वो साउथ कोरिया में US लगा हुआ है. I was And mentioning secondly, about geographical features. of South Korea, हाँ जी कोरियन सर, पेनिनसुला. हाँ जी। ठीक है, वो पॉइंट है, लेकिन उससे पहले आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ये जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनेरशिप की बात भी है, देन व्हाट इज देयर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. तो उसमें यू मस्ट नो दैट सेमीकंडक्टर है या फिर हाई एंड, और व्हाट काइंड ऑफ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स हैं. एंड देन सॉफ्ट पावर ऑफ साउथ कोरिया विच इज सो पॉपुलर इन इंडिया, BTS and other kind of culture. So these elements makes a very attractive notion. That is what you have to see. हाँ जी सर, तो टॉप आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट टू साउथ कोरिया इज मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड then it is items related to cinematographic things.
So these are top items of export from India to South Korea. Then mentioning the geographical features, so towards the west we have Yellow Sea, towards south we have the East China Sea, and east we have Sea of Japan, जिसको East Sea भी बोलते हैं, and then there is Jeju Island, which is important, and 38th north parallel passes through South Korea, and towards the south eastern direction we have Japan located to South Korea. तो ये एक important geographical location है South Korea. We have discussed कि simultaneous polls के लिए कमीशन बैठा था, and law commission has recommended a presentation to the Cohen committee. तो law commission executive body हर 3 साल में होता है, और करेंटली उसके चेयरमैन है, इट इज हेडेड बाय फॉर्मर कर्नाटक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रितु राजावस्ती. It is said to recommend addition of new chapter simultaneous polls in constitution. Come to next. Regarding the grant of reservation for the Marathas may not pass judicial muster. Under the Indra Swamy case कि फर्स्ट ऑफ ऑल 50% ब्रीच नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन में, अंडर और रेयर सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में 69% है. इट डिपेंड्स कि जो जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है क्या वो सही में SC BC में आते हैं, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी में आते हैं, उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन हायर ब्यूरोक्रेसी एंड एवरी पावर स्ट्रक्चर है कि नहीं, और एक प्रॉपर डेटा सेट है कि नहीं. वो एक टेस्ट जिसमें पता लगता था कि आपका रिजर्वेशन स्टेटस कैसा है. तो महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन विच एक्सपैंडेड टोटल रिजर्वेशन टू 72%, 10% मराठास को लिया गया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर, और उसमें 10% EWS भी है. तो ओवरऑल रिजर्वेशन बढ़ चुका है. तो इसमें बात होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इनका जो स्टेटस है, रिजर्वेशन का स्टेटस है, वो अप्रूव होगा कि वो इट विल बी डिसाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली, क्योंकि ऐसा वो बोलते हैं कि 50% ब्रीच नहीं होना चाहिए, लेकिन 50% ब्रीच होता है, एंड जनरली इट डिपेंड्स ऑन सुप्रीम कोर्ट. And second is only when the Union government is empowered to identify SC/BC to include them into the central list to avail reservation. Similarly, the inclusion of the ST community, SC community into the list, it is done only by the parliament, and the state legislature only have the power of recommendation to the parliament. अब मराठा उसमें बोला जाता है कि क्या डिफरेंट डिमांड्स था उनका विथ रिगार्ड टू रिजर्वेशन, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ऑलरेडी जो मराठास है दे आर सिग्निफिकेंट in terms of income, education, and they are also well represented in the power structure. तो और भी जो SC BC कम्युनिटी है जो अति पिछड़े अमंग द SC BC, उनका एक हो सकता है एक्सक्लूजन हो जाए. तो तब उनका जो अफर्मेटिव एक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सोशल जस्टिस है वो पूरा नहीं हो पाए. तो ये दो कारण. मराठा Next. में महर जाति है जो जिनके लिए रिजर्वेशन की मांग उठी थी, उनके अंदर भी कैटेगराइजेशन है जो डिमांड करते हैं. Why local bodies accounting is very important. First of all, local bodies create their own plan, GDP, local area GDP, और फिर एक सही अमाउंट में इफेक्टिव यूज ऑफ पब्लिक फंड होना चाहिए फॉर क्रिएशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. और फंडिंग मिलता भी है, फॉर एग्जांपल ग्रांट से 85% सेंटर से मिलता है, 15% स्टेट से मिलता है. तो कहाँ यूज हो रहा है, कितना इफेक्टिव यूज हो रहा है, एफिशिएंट है कि नहीं, क्या जेंडर ऑडिटिंग जो फंड यूज हो रहा है क्या जेंडर पर्पज से भी यूज हो रहा है, इंक्लूसिव इक्विटी है कि नहीं, उसके लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है. अकाउंटिंग मेक्स द सिस्टम ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल. तो CAG है, and also the ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, they are
launching online courses to strengthen the grassroots level democracy, knowledge and skill of maintaining the account of different categories of local government. अकाउंटिंग मेजर्स नहीं होता है लोकल लेवल में. फॉर एग्जांपल जो अमीन होता है, अकाउंटिंग हर जगह से होता है. रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रेवेन्यू लैंड अकाउंटिंग होता है. उसके बाद फिर जो भी स्टेशनरी एलोकेशन उसमें अकाउंटिंग है. फिर आपका एक्सपेंडिचर में अकाउंटिंग है. रिसीट जो आप टैक्स लेते हो उसमें अकाउंट है. तो हर एक जगह में अगर मिसमैच होता है तो देयर विल बी ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू. और लॉस ऑफ रेवेन्यू सरकार को घाटा है, प्लस लोकल एरिया डेवलपमेंट उसको भी घाटा है. इसलिए क्रिएटिंग अ सर्टिफाइड अकाउंटेंट. अब अकाउंटेंट 5,000 रुपया दे करके भी 2,000 रुपया दे के भी अकाउंटिंग हो जाता है और इसमें मिसमैच भी होता है. तो आई थिंक उसको रोकने के लिए सर्टिफिकेशन ऑफ द अकाउंटेंट इज इंपॉर्टेंट एंड हु सर्विस कैन बी यूज बाय लोकल गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग कंप्लीट एंड स्टैंडर्डाइज अकाउंट. जो भी सीए पास करते हैं तो और इंडिया में कोई एक पोर्टल होना चाहिए जहां पर ये लोग सर्टिफाइड अकाउंटेंट है. इसमें कोई भी लोकल एरिया डेवलपमेंट के लोग जाकर अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं, वो अकाउंटिंग किया जा सकता है. India has large number of urban and rural bodies, 2,62,000 in rural area. 30 of governance के लिए important है. हर एक चीज स्कीम प्रोजेक्ट एसडीजी गोल 30 फाइनेंस कमीशन सब चीज में उनका रोल है. तो आई थिंक जो अकाउंटिंग है इट विल मेक द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द लोकल गवर्नमेंट अकाउंटेबल. तो important key highlight is to create a pool of the certified accountant. CCAG and ICAI is launching a online courses. उससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं लोकल बॉडी से. तो ई गवर्नेंस के एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स के एग्जांपल. अकाउंटेंट नहीं, ऑडिटर. ऑडिटर का पूल हाँ, ऑडिटर जनरल. हाँ. यस. देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग. एक जो डिसीजन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और सेकेंडली जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको विड्रॉ किया जाएगा. सो फर्स्टली प्रोविजंस देख लेते हैं. फ्री मूवमेंट रिजीम इम्प्लीमेंट हुआ था 2018 में एंड it allows 16 kilometer cross-border movement without any visa requirement to the tribal communities, or not just specifically to the tribal communities, but within 16 kilometers because of they sharing their ethnic ties. So that is one of the most important significance of this, and the border that we share with Myanmar is 1,643 kilometers. So we should know the states also. Starting from the north, we have Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram. So these are the 4 states. So now issue is कि recently जो Mizoram Assembly है, they have passed a resolution against this border fence कि जो border fence किया जाएगा, given the concerns of internal security, illegal, migrants are coming into India, and that is also creating security problems. Then we are seeing कि एक कंसर्न है कि एम्प्लॉयमेंट कम है बट माइग्रेंट्स आ जाते हैं, तो दैट क्रिएट्स चैलेंज. और कल हमने सीए की भी बात करी थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस. सो बात ये है कि बॉर्डर फेंसिंग करने के बाद क्या सिक्योरिटी सिचुएशन और इम्प्रूव होगी, जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या हम वो मीट कर पाएंगे, दैट इज वन क्वेश्चन. एंड सेकेंडली जो कंसर्न्स है ट्राइबल कम्युनिटी के, तो फॉर एग्जाम्पल जो मीजो कम्युनिटी है मिजोरम स्टेट की, कुकीज ओमीज मणिपुर में है, चिन्स कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी म्यांमार में रहते हैं. तो दे से कि हमारा जो ड्रीम है दैट इज ऑफ रीयूनिफिकेशन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस बॉर्डर जो एक तरीके से हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है. एंड इवन हिस्टोरिकली मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात करते हैं तो ब्रिटिश ऑल्सो दे जोग्राफिकली डिवाइडेड दिस बॉर्डर एरिया, जहाँ पे अभी करंटली मिजोरम में वी हैव द जो एथनिक कम्युनिटी जो रहते हैं, और म्यांमार में चिन हिल्स. तो इस रीजन को डिवाइड कर दिया गया था. सो दैट इज वाई उस टाइम से यही चलता हुआ आ रहा है, एंड दैट्स वाई दे आर ड्रीमिंग ऑफ कि रीयूनिफिकेशन होना चाहिए रादर देन अगेन इम्पोजिंग अ फिजिकल बैरियर ऑन देम. तो दैट्स द थिंग हियर. Only three Then next, states have the boundaries within Myanmar. That is the Nagaland, Arunachal, and Mizoram. वो बोल चुके थे. even yes, Nagaland is also opposing this. देन ड्रग्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 3,300 kg ड्रग सीज किया गया ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात. सो फर्स्टली यहाँ पे हम पोर्ट्स की इंडिया में बात करें तो गुजरात में वी हैव मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, जामनगर पोर्ट, जो कि मेजर पोर्ट्स में काउंट हो सकते हैं. इनमें से ओनली एक मेजर प्राइवेट पोर्ट, ओनली हाँ प्राइवेट पोर्ट
और जो मेजर है और सेकंड लार्जेस्ट आई थिंक मुंद्रा आफ्टर JNPT, And हाँ, रॉयल नेवी JNPT पोस्ट the largest जो मुंबई। मुंबई में है. Then going south we have in Goa, एक गोवा पोर्ट पे है. Then Mangalore में there is in कर्नाटका, Mangalore एक artificial port है. Then तमिलनाडु में we have Cochin. Then again moving towards the northern direction, Tuticorin तमिलनाडु में. Tuticorin में हम कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट की भी बात करते हैं, तो Tuticorin is also an artificial port. Then Chennai is also artificial. Visakhapatnam is also an artificial port. Then Paradeep उड़ीसा में है, and Kolkata port, and then Haldia. तो these are some of the ports. And apart from this यहाँ पे हम NCB की भी बात कर सकते हैं, the Narcotics Control Bureau. तो इंडिया में फर्स्टली वी हैव अ नेशनल पॉलिसी ऑन द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. तो इट drives inspiration from the directive principles, state policy under Article 47 of the Indian Constitution. So major इसमें objective यही है कि prohibit करना consumption को of the intoxicating drugs which are injurious to health except for medicinal purposes. So this is important, one exception is there. Then next, जब हम UN कन्वेंशन की बात करते हैं तो इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दी सिंगल UN कन्वेंशन जो एग्जिस्ट करता है ऑन द नार्कोटिक ड्रग्स 1961 का. एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में लॉज कौन से हैं. तो देर आर 3 लॉज and these are central acts. तो central government we can say कि centralization of powers exist or as far as the combating the drugs trade concern. तो 3 acts जो है Drugs and Cosmetics Act 1940, then Narcotic Drugs Psychotropic Substances Act है 1985, then Prevention of Illicit Traffic in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1988. तो ये chronology भी है 1940 में, 1985, 1988. तो these are 3 laws and it is under, अगर हम nodal agencies की बात करते हैं तो Ministry of Finance, उसके under Department of Revenue, central nodal or coordination agency is there. तो NCB भी एक statutory body है which was formulated in 1985. Sorry 1986 में बनाया गया Narcotics Control Bureau under this Act of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985. And this is the apex coordinating agency. NCB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है, लॉ एनफोर्समेंट. हाँ, this is under Ministry of Home Affairs, NCB. और जो उसका काम है कि coordinating 1985 के अंदर में उनका बनाया गया. जो भी इलीगल नार्कोटिक सब चीज होता है वो पर काम करते हैं. और इसमें लोग जो आते हैं, ऑफिसर जो आते हैं, दे आर डेप्यूटेड फ्रॉम IRS एंड IPS एंड पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. मोस्टली एन ऑफिसर फ्रॉम द IPS एंड IRS. मोस्टली फील्ड यूनिट भी होते हैं हर एक जगह में. और ये बाकी सब एजेंसी से फंक्शन करते हैं. चीफ पर्पस उनका ये है कि ऑल इंडिया लेवल पर जो ड्रग ट्रैफिक है उसको रोके. कोऑर्डिनेशन करते हैं स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, CBI, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज. तो जो ट्रैफिक, जो भी फॉरेन ट्रैफिकर होता है, स्मगलिंग होता है, उसको क्रैक डाउन करते हैं एक तरह से. so even drug trade जो है that is again one of the challenges जब हम maritime security की बात करते हैं. तो vision is drug free भारत. तो अभी इसमें recently कीवर्ड जो बोलेंगे, सागर मंथन, वन ऑफ द हाँ 5 such exercise associated with the sister agency Navy, Coast Guard, Intelligence, Drug Enforcement Agency. और उसका काम था कि जो भी नेशनल नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन पोर्टल, उसके साथ साथ जो भी नेशनल लेवल पर जो भी नार्कोटिक से रिलेटेड केसेस उसको डील किया जाए. सागर मंथन 1, इट कैन बी रिटन डाउन. और एक और क्वेश्चन है कि सिर्फ वहीं पर क्यों मिलता है 3300 kg ऑफ ड्रग्स. because there again यहाँ पे हम अगर बात करते हैं हर बार वहीं पे मिलता जो इकोनॉमीज, हाँ इंस्टेबल इकोनॉमीज हैं, लाइक ईरान की बात करें, यमन की बात करें, तो लाइक इस केस में जैसे चाबार पोर्ट थ्रू ईरान, यहाँ से ये ट्रेड हुआ है. प्लस ठीक है. फॉरेन नेशनल्स आर 3 आल्सो रीजन के कारण इन्वॉल्व. आई थिंक एंड 3. ड्रग यहाँ पे, हाँ गोल्डन क्रेसेंट की हम बात करते हैं जो. यस. पहला गोल्डन क्रेसेंट हो गया. दूसरा, अफगानिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ओपीएम इन द वर्ल्ड. तो उनके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, तो अधिकतर लोग जब एम्प्लॉयमेंट उसी में है, तो वो कहीं ना कहीं बेचेंगे. तो अब जब सप्लाई है तो कहीं ना कहीं डिमांड होगा, डिमांड थ्रू होता है एक तरह से. तीसरा होगा कि पाकिस्तान सपोर्ट्स ड्रग ट्रैफिकिंग बाकी से टू रेज द फंड
फॉर इट्स जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वहाँ के हैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग कहते हैं, तो इसलिए कभी कभी स्मगलिंग होता है इंडिया के थ्रू, इसलिए हमेशा वहीं पर मिलता है एंड drug। इवन स्टेट ऑफ गोवा में भी हम बात करते हैं तो दिस इज वी आर सीइंग कि स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स वाज अमंग द टॉप कंसर्न जो फ्लैग किया गया द गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। सो सोल्यूशन की बात की गई कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इमर्ज द मेजर फोकस एरिया amongst the Indian Ocean littoral states. So और sharing of कैसे किया जाता है? information. ड्रग पैकेजिंग मटेरियल उसके ऊपर भी लिखा हुआ था रास अवार्ड फूड्स कोऑपरेशन प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान। तो वही दे आल्सो प्रमोट ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। उससे क्या होता है, इजी वे होता है कि आप पैसा जनरेट करिए, मनी, और मनी को वापस से चैनलाइज करिए इनटू द सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस इन इंडिया। उसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बजटरी प्रोविजन इसको बोलते हैं, And बजट even we नहीं can है। say कि हाँ जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी पैसा इजीली रेज किया जाता है। तो यहाँ पे हम FATF का रोल भी बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। G7 के अंदर में 1980s में। ओके 1989। नेक्स्ट। So UAP Act, Unlawful Activities Prevention Act 1967. So Jammu and Kashmir में government has banned 2 factions there under this act, and इसमें recent amendment ये किया गया था कि an individual can also be booked under this act. इससे पहले it was only it was used against the organizations which were found indulged in such activities. तो unlawful association and even जब हम बात करते हैं certain NGOs who have been diverging the funds also. So for that we have one of the acts is FCRA Act also. तो इसके अलावा apart from this we've been talking about कि what are the measures being taken by the government, चाहे हम like infrastructure development की बात कर रहे हैं, और रिसेंटली हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर इट गेट्स इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो उसके थ्रू जो सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे, वी कैन इमेजिन कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू टूरिज्म प्रमोशन हो रहा है, ऑल्दो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 11% द GDP ऑफ GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, एंड जैसे इट्स अ हब ऑफ एप्पल्स, तो उसको भी कोल्ड स्टोरेजेस के थ्रू दैट हाउ दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। So that's important. And FDI की हम बात कर रहे हैं, Saudi Arabia has been investing in Jammu and Kashmir. तो industrial development is also one of the major focus areas. देन मणिपुर के एथनिक वायलेंस की हम बात करते हैं, तो इसके पीछे मेजर जो इमीडिएट रीजन था बिहाइंड दिस अकरेंस ऑफ दिस वायलेंस, एथनिक वायलेंस, दैट वाज कि हाई कोर्ट सेड कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो कि मीटी कम्युनिटी है, प्लेन रीजन्स में जो रहते हैं मणिपुर के, उनको ST स्टेटस मिलना चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट लेड टू वी कैन से प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, जो कुकी जू कम्युनिटी है, दे इनहैबिट द हिली रीजन्स। तो कुछ टाइम पहले हमने कवर किया अरम्बई टेंगोल एक रेडिकल मीटी आउटफिट है। तो अभी रिसेंटली पीपल वी आर सीइंग कि पुलिस हैव अरेस्टेड द मीटी आउटफिट। तो रोल ऑफ सिक्योरिटी बिकम्स इम्पोर्टेंट जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एंड लाइक असम राइफल्स के मैं बात कर सकते हैं। एंड देन एक रीजन ये भी है कि वी कैन से कि पीपल आर डिमांडिंग कि आफ्सपा विड्रॉ कर दिया जाना चाहिए। ऑल्दो वी आर सीइंग कि स्टेट्स लाइक त्रिपुरा और असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से इट इज बीइंग विड्रॉन, बट अगेन जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है दैट्स देयर, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो बोला जाता है कि द आर्म्ड पर्सनल दे आर हैविंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की शूट एट साइट ऑर्डर्स, कभी वेट नहीं करना पड़ता उनको, बट दे आर हैविंग दिस पावर। And we can continue in the next link.